नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं राष्ट्रप्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में 55 लाख मतदाता 12 नवंबर को मतदान करें। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर। उन्होंने गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए पहुंचे। पंजाब के वित्त व आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में प्रेस वार्ता की। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा एक भारतीय छात्र नस्लीय हिंसा का भोग बना। खबरें विस्तार से। चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिमाचल प्रदेश के चुनावी कार्यक्रम का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि हिमाचल में 55 लाख मतदाता 12 नवंबर को मतदान करेंगे और इसके बाद 8 दिसंबर को मतदान गणना के बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने प्रमुख राजीव कुमार ने विधानसभा चुनाव के लिए ऐलान के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी चुनाव में हर मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर ही रहेगा। हम सभी लोगों को उनके घर से 2-2 किलोमीटर के अंदर ही पोलिंग स्टेशन दिए जाने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 55 लाख वोटर हैं। इनमें 27,80,000 पुरुष और 27,27,000 महिलाएं हिस्सा लेगी। चुनाव में शामिल सेवा कर्मियों की संख्या 70,000 के आसपास रहेगी। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी 56,000 रहेगी और इसके अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के 1.25 लाख मतदाता है और इसके साथ 1,184 मतदाता ऐसे हैं कि जिनकी उम्र 100 साल से ज्यादा है। चुनाव आयोग ने बताया कि 17 अक्टूबर को गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वहीं नामांकन की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर रहेगी। नामांकन की जांच 27 अक्टूबर तक जारी रहेगी। उम्मीदवार 19 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे और 12 नवंबर को हिमाचल में एक ही चरण में मतदान हो जाएगा। इसके बाद 8 दिसंबर को मतगणना के बाद नतीजे घोषित कर देंगे। राज्य में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर है। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October. That is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. ज्ञानवापी में सर्वे के सामने आए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की जांच की मांग खारिज हो चुकी है। शुक्रवार को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मामले पर सुनवाई की। अदालत ने कार्बन डेटिंग के साथ ही अन्य किसी भी वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण की मांग खारिज कर दी। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। हिंदू पक्ष के 5 में से 4 वादियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा कि हमारी कार्बन डेटिंग की मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। जिला जज की अदालत के इस आदेश के हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। अभी तारीख की घोषणा नहीं कर सकते, लेकिन जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चैलेंज करेंगे। इस मामले में वादी पक्ष की 4 महिलाओं ने सर्वे में मिले शिवलिंग की कार्बन डेटिंग या किसी अन्य आधुनिक विधि से जांच की मांग की थी। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद 12 अक्टूबर को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने आदेश दिया कि 14 अक्टूबर यानी कि आज की तिथि नियत की थी। 12 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया ने अपना पक्ष रखा था कि वादिनी संख्या 2 से 5 तक के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने प्रति उत्तर में हिंदू पक्ष की दलील पेश की थी।
जबकि वादिनी संख्या 1 के अधिक था। मान बहादुर सिंह ने कोई भी दलील देने से इनकार कर दिया जब अदालत ने आदेश के लिए कल की तिथि यानी कि 14 अक्टूबर की तिथि नियत की थी। कि मेरा समझना ये है कि जिस तरह से याचिका लगाई गई थी, जो आर्गुमेंट थी, बेहतर ये होगा कि इसी जगह पर एक अच्छी एप्लीकेशन लगाई जाए, अच्छी आर्गुमेंट की जाए, जो दलीलें उसमें क्लियर हो, जो मांग हो उसमें क्लियर हो, तो हम यहाँ से ऑर्डर को करा पाएंगे। कार्बन डेटिंग शिवलिंग की मांगी गई थी, जिसको कोर्ट ने कहा है कि ऐसे में उचित नहीं होगा, इसी कारण से डिसमिस किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से वो जगह सील्ड है और कार्बन डेटिंग या किसी अन्य तरह की जांच करना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कोर्ट ने उचित नहीं पाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे थे। उन्होंने कल शाम गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर और बस्ती में बाढ़ का सर्वेक्षण किया। वहीं शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार भी लगाया था। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए थे। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीनी स्तर की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। साथ में ही इलाज के लिए धन की मांग को लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वह यह सुनिश्चित करे कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव से रुकने न पाए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। सुबह में हमेशा की तरह अपने आवास से निकलने के बाद योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई और विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उनका दर्शन किया। उसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अद्वैतनाथ के समाधि स्थल पर जाकर शीश नमाया। मंदिर परिसर में भ्रमण और गौ सेवा के बाद वह हिंदू सेवाश्रम गए, जहां सुबह से ही अपनी समस्या बताने के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थनगर जिलों में बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के 21 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ के प्रभावित हैं। गंगा, शारदा, राप्ती और कुआनो समेत अनेक नदियां उफान पर है और कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रभावित लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना, साथ ही में उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में केंद्र और राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को युद्ध स्तर पर राहत सामग्री वितरित की जाए। साथ ही में राहत एवं बचाव कार्य के लिए नाव एवं मोटर बोट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा बाढ़ या अन्य आपदा में मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाए। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में धनगटा तहसील क्षेत्र में नदी तटबंध के उस पार रहने वालों लोगों को हर साल बाढ़ आपदा की स्थिति से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर बसाने की कार्य योजना के बनाने के निर्देश भी दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। धनखड़ ने अपनी यात्रा के बाद ट्वीट किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चरणों में भारत की सेवा करने के लिए धन्य, स्फूर्तिदायक, ऊर्जावान, प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। लौह पुरुष और भारत का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल को कोटि कोटि नमन। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऊना से शुरू की गई देश की चौथी बड़ी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत ट्रेन सफर करने के लिए बुकिंग शुरू हो चुकी है। बुकिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक रहेगी।
वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से ऊना और ऊना से दिल्ली जाने का किराया अलग अलग तय किया गया है। इसके प्रत्येक डिब्बे में 32 इंच की स्क्रीन लगी हुई है जो यात्री सूचना और इंफोटेनमेंट प्रदान करेगा। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी में ब्रेल अक्षरों से सीट संख्या के साथ सीट हैंडल सहित कई दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं प्रदान की गई है। रेलगाड़ी की सभी श्रेणियों में सीटें हैं और रिक्लाइन सीटें लगी हुई है, जबकि एग्जीक्यूटिव डिब्बों में 180 डिग्री तक घूम सकने वाली सीटों की सुविधा है। इस ट्रेन में कोच के बाहर 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरे भी लगाए गए हैं, जिनमें रियर व्यू कैमरा भी शामिल है। इस रेलगाड़ी को भारतीय रेलवे के ग्रीन फुटप्रिंट को बढ़ाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें पावर कारों की आवश्यकता समाप्त कर दी है और एक उन्नत रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर लगभग 30% बिजली की बचत की गई है। साथ ही में इस रेलगाड़ी के एयर कंडीशन 15% अधिक ऊर्जा कुशल है। ट्रेन के इस उन्नत संस्करण में वायु शोधन के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट में एक फोटो कैटरेलिक पराबैरगिरी वायु संशोधन प्रणाली लगाई हुई है। इस प्रणाली को ताजी हवा और वापसी हवा के माध्यम से आने वाले कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि से मुक्त रखने के लिए दोनों सिरों पर फोटो कैटरेलिक अल्ट्रावायलेट एयर पॉल्यूशन सिस्टम स्थापित किया गया है। पंजाब के वित्त व आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को पंजाब भवन में प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने जानकारी दी है कि नई आबकारी नीति से पंजाब सरकार ने 3 माह में 1170 करोड़ रुपए की कमाई की है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने यह भी कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं की कमर तोड़ हो चुकी है और अब तक आप सरकार ने आबकारी नीति से कुल 4280 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की है। मगर भाजपा ईडी और सीबीआई के दबाव से पंजाब की आबकारी नीति को खत्म करना चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 सितंबर को पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक करेंगे। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोजित की जा रही है। बैठक में केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल होगा, मगर इससे पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बड़ा बयान दे दिया। चीमा ने कहा कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है। पंजाब के पानी का एक कतरा भी नहीं जाने देंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर 14 अक्टूबर को हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक हुई। इस बैठक के मामले में समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे थे। बैठक से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि हरियाणा वासियों का हक है और उन्हें पूरी आशा है कि उनका यह हक अवश्य मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए SYL का पानी अत्यंत आवश्यक है। अब इस मामले में एक टाइमलाइन तय होनी जरूरी है ताकि प्रदेश के किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि होने वाली इस अहम बैठक में कोई हल जरूर निकलेगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा सी, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा कुक, थोड़ा रॉ, थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट,
वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार, ताकि हर खाने वाले को याद रहे बनाने वाले का नाम। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडर मसाला, दिल्ली सरकार ने छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी। इस बार 1100 घाटों पर छठ पूजा करने के लिए केजरीवाल सरकार का 25 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया के आरोप लगाया कि भाजपा पाटीदारों से नफरत करती है, इस वजह से उन्हें गुजरात से बाहर बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्र सरकार ने उन्हें अब सीआरपीएफ की J+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गांधी का हत्यारा मानते हैं तो हमारे साथ 22 साल क्यों थे। सुप्रीम कोर्ट में चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के तहत ये अदालत में याचिका दायर की। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा एक भारतीय छात्र नस्लीय हिंसा का शिकार हो चुका है। इस मामले में उस पर चाकुओं से वार किया गया। हमलावर ने छात्र पर चाकू से करीब 11 वार किए, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। 28 वर्षीय शुभम गर्ग मैकेनिकल इंजीनियर में पीएचडी छात्र था। फिलहाल वह अस्पताल में है और उसकी हालत गंभीर है। पाकिस्तान में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन वैश्विक पटल पर उसका किरदार वैसा ही है। पहले भी पाकिस्तान को कई बार सार्वजनिक मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ रहा था। यह सिलसिला जारी है। खबर है कि अब अमेरिका में पाकिस्तान के वित्त मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। लोगों ने उनके सामने चोर चोर के नारे भी लगाए। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने खुलेआम उन्हें चोर व झूठा कहा। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी मंत्री को एक शख्स कर रहा था कि तुम झूठे हो और चोर हो। इसके बाद उनके साथ चल रहा एक अधिकारी गुस्से में लाल हो जाता है। वह लोगों को जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है कि आप अपना मुंह बंद रखो। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार 1100 घाटों पर छठवती पूजा कर सकेंगे और इसके लिए केजरीवाल सरकार 25 करोड़ रुपया खर्च करेगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस बार छठ पूजा सबसे बड़ा स्तर मनाने की तैयारी कर रहा है। कोरोना की वजह से बीते 2 साल पर सार्वजनिक रूप से छठ पूजा नहीं मना पा रहे थे। हम सभी मिलकर इस बार छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा भी करेंगे। केजरीवाल ने कहा कि पहले दिल्ली में छठ पूजा बहुत छोटे स्तर पर मनाई जाती थी। 2014 में 70 जगहों पर दिल्ली सरकार द्वारा छठ पूजा मनाई जाती थी। उस समय 2.5 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि छठ पूजा को लेकर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी। इसको लेकर जगह जगह सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे और इस साल की तरह टेंट और साउंड सिस्टम लगाए जाएंगे। साथ ही में एलईडी स्क्रीन का इंतजाम भी किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि वैसे तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, लेकिन अगर कहीं बिजली कटती है तो पावर बैकअप का इंतजाम किया गया है। केजरीवाल ने कहा कि छठ घाट आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया गया है। साथ ही में टॉयलेट की भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का इंतजाम भी किया गया है ताकि अगर कोई बीमार हो जाए तो उनको संभाला जा सके। 69 जगह पे मनाती थी 2014 में। इस बार 1100 स्थानों पे सामूहिक तौर पे
छठ पूजा मनाई जाएगी और 1100 स्थानों के छठ पूजा मनाने का पूरा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। 2014 में हमारी सरकार बनने के पहले 2.5 करोड़ रुपए खर्च होते थे। इस बार हम 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। छठ पूजा का त्यौहार धूमधाम से बड़े स्तर के ऊपर लोग खुशी के साथ मनाएं, इसके आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि भाजपा पाटीदारों से नफरत करती है और इसी वजह से गुजरात के बाहर उनको बुलाकर उनके साथ जो व्यवहार किया गया जो उचित नहीं है। भाजपा सरकार ने पाटीदार युवाओं पर गोलियां चलाकर 14 की हत्या की और हजारों युवाओं को जेल में बंद किया था। गुजरात चुनाव में पाटीदार समाज भाजपा के खिलाफ और आप समर्थन में खड़ा हो चुका है। इस कारण उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि भाजपा पाटीदारों से नफरत करती है, इस वजह से उन्हें गुजरात के बाहर बुलाकर प्रताड़ित किया गया है। भाजपा सरकार ने पाटीदार युवाओं पर गोलियां चलाई थी, ये भी पाटीदार समाज भूला नहीं है। गुजरात चुनाव में पाटीदार समाज भाजपा के खिलाफ है और आम आदमी पार्टी के समर्थन में खड़ा हो चुका है। लेकिन मुझे आज कहना है कि मेरा नाम गोपाल है और मुझे भगवान ने आशीर्वाद दिया है। अब मैं गोपाल हूं और मैं इन कंस की औलाद से डरने वाला नहीं हूं। ये सारे कंस की औलादें अब लगी पड़ी हुई है आम आदमी पार्टी के खिलाफ, पाटीदार समाज के खिलाफ, गोपाल इटालिया के खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सारे कंस की औलादें एकजुट हो चुकी है। लेकिन हम भी गोपाल है, हम भी ईश्वर की संतान है। इन सारे कंस की औलादों के सामने लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। बिहार में लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही जारी है। पटना में एक बार फिर इनकम टैक्स ने बिहार के चर्चित बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह के पर छापा मारा। एक साथ कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। गब्बू सिंह बिहार के कई सत्ताधारी दल के युवा नेताओं से बेहद करीबी है। गब्बू सिंह का राजनीतिक बैकग्राउंड भी बना हुआ है। सुबह ही टीम एक कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी और गब्बू सिंह के कुल 31 ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। इसमें उनका गांव भी शामिल है। बिल्डर और कारोबारी गब्बू सिंह का घर पटना के शिवपुरी इलाके में है। कहा जा रहा है कि देर शाम तक इनकम टैक्स की यह छापेमारी जारी रही थी। छापेमारी करने के लिए इनकम टैक्स की टीम सुबह से ही वहीं पर पहुंच चुकी थी और फिलहाल छापेमारी जारी है। बिहार में जारी डेंगू के कहर के बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अचानक राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में पहुंच चुके थे। इस दौरान उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना। तेजस्वी यादव ने इस दौरान पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया। वहीं डॉक्टरों से डेंगू को लेकर सारी जानकारी ली। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य कर्मियों की जमकर क्लास भी लगाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि दवा की अस्पताल में उपलब्धि बहुत ही कम है। मरीजों के साथ भी यहाँ अच्छा व्यवहार नहीं की जा रहा। इस मामले की जांच होगी और अगर दोषी पाया गया तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। तेजस्वी यादव स्वास्थ्य विभाग के ऊपर सचिव प्रत्यक्ष अमृत के साथ वहीं पे पहुंचे थे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। जमीन पर हम जब तक नहीं उतरेंगे तब तक जमीन की स्थिति के बारे में पता नहीं चलेगा। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अस्पताल में मरीजों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाए। स्वास्थ्य कर्मियों को भी निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद भी अस्पताल में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिल रही है। तेजस्वी ने आगे कहा कि अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर्स और नर्स द्वारा मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा। मरीजों को कोई नहीं देख रहा। वहाँ दवा की यह सबसे बड़ी समस्या है। लोगों को बाहर से दवा लानी पड़ती है। हालांकि इस मामले में अस्पताल प्रबंधन को तमाम निर्देश दिए गए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की सुरक्षा बढ़ाई चुकी है। केंद्र सरकार ने उन्हें अब सीआरपीएफ की J+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की है। अभी तक शर्मा को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में Z श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन अब उन्हें पूरे भारत में J+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की सुरक्षा समीक्षा के बाद
गृह मंत्रालय ने उनकी सुरक्षा बढ़ाने का निर्देश किया है। इसके बाद सीआरपीएफ को अखिल भारतीय आधार पर अपनी सुरक्षा को Z+ की शीर्ष श्रेणी में अपग्रेड करने का निर्देश दे दिया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार के बाद बृहत मुंबई नगर निगम के अंधेरी उपचुनाव के लिए ऋतुजा लटके का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है और स्वीकृति का पत्र भी जारी कर दिया गया है। बीएमसी के अधिकारी ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद तुरंत ही इनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया था और स्वीकृति पत्र उन्होंने आज प्राप्त कर लिया है। खबर है कि उनकी अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए ठाकरे गुट के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। इस साल उनके पति व मौजूदा विधायक रमेश लटके के निधन के बाद यह सीट खाली है। बता दें कि ऋतुजा लटके ने उम्मीदवार के रूप में उनके नाम के ऐलान के तुरंत बाद ही 3 अक्टूबर को अपना इस्तीफा बीएमसी को सौंप दिया था। हालांकि 12 अक्टूबर तक इसका स्वीकार नहीं किया गया था। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय का रुख किया था। याचिका में बताया गया था कि ऋतुजा लटके 2006 से बीएमसी में कार्यरत है और वह उपचुनाव लड़ना चाहती है। याचिकाकर्ता ने अपना इस्तीफा 3 अक्टूबर को बीएमसी को सौंप दिया था। सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है और बीएमसी ने उनके इस्तीफे को मंजूरी दी थी। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा कि अगर नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को गांधी का हत्यारा मानते हैं तो हमारे साथ 22 साल क्यों थे। महागठबंधन सरकार पर हमलावर रहने के बाद सुशील कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार को संघ से इतना परहेज था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय मंत्री क्यों बने थे। इसके साथ ही सुशील मोदी ने सवाल किया कि संघ के द्वितीय संघ संचालक गुरु गोवलकर की जन्मशती मनाई गई तो नीतीश कुमार ने उसमें शिरकत किया था, लेकिन आज लालू यादव के कृपा पात्र बनने रहने के लिए संघ पर बेतुके आरोप लगा रहे हैं। दरअसल 11 अक्टूबर को जेपी जयंती के दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार के दौरे पर पहुंचे थे। तब उन्होंने नीतीश कुमार के जेपी के अनुयायी होने पर सवाल उठाया था और कहा था कि जो लोग कांग्रेस की गोद में बैठे हैं वह खुद को जेपी का अनुयायी बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने सीएम नीतीश कुमार के पीएम बनने के सवाल पर तंज किया और कहा कि नीतीश कुमार मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। अगर वह 16 श्रृंगार करके बैठेंगे फिर भी उनका सपना पूरा नहीं होगा। उनके पास कोई नहीं आने वाला है। और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले भी 2013 में यह सपना देखा था और अब फिर देख रहे हैं, लेकिन उनका यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि हमेशा यह कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तब विवेक मर जाता है। नीतीश कुमार विवेकहीन हो चुके हैं और इसलिए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। उनको केवल सत्ता का सुख चाहिए। पटना पहुंचे चौबे ने बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार करने और करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नीतीश कुमार और लालू यादव जेपी के नाम पर राजनीति तो कर सकते हैं लेकिन अनुयायी नहीं बन सकते। नीतीश कुमार के जेपी के अनुयायी होने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिसने जेपी की आत्मा को रुलाया है वह कैसे जेपी की अनुयायी कर सकता है। ब्रेक के बाद रफ्तार समाचार देखेंगे। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है क्या? है ना सर। देना। बहुत मस्त लगेगा आपको। ये ना सर। सर सर सर। ये ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे।
हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करें, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हुए हैं। उन्होंने गुरुवार शाम को गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर और बस्ती में बाढ़ का हवाई सर्वेक्षण किया। वहीं शुक्रवार की सुबह गोरखनाथ मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा। मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिया कि हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए। जनता दर्शन में बड़ी संख्या में जमीन जायदाद और इलाज के मामले आए हैं। मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में मौजूद अधिकारियों को जमीन की समस्या का समाधान जल्द से जल्द करने का भी निर्देश दिया। साथ ही में इलाज के लिए धन की मांग को लेकर आए लोगों पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आगे बढ़कर वह यह सुनिश्चित करें कि किसी भी व्यक्ति का इलाज धन के अभाव में रुकने न पाए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे। इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। शुक्रवार की सुबह हमेशा की तरह तड़के अपने आवास से निकलने के बाद योगी ने सबसे पहले गुरु गोरखनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच उनका दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर शीश नवाया। मंदिर परिसर के भ्रमण और गौ सेवा के बाद वह हिंदू सेवाश्रम गए, जहां सुबह से ही अपनी समस्याएं बताने के लिए लोग उनका इंतजार कर रहे थे। वहां आए हर एक के पास खुद पहुंचकर उनका प्रार्थना पत्र लिया। प्रशासन से जुड़े मामलों का समस्यात्मक आवेदन पत्र उन्होंने जिलाधिकारी कृष्ण करुणेश को दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखपुर, बस्ती, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जिलों के बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राज्य के 21 जिलों के सैकड़ों गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गंगा, शारदा, घाघरा, राप्ती और कुआनो समेत अनेक नदियां उफान पर हैं और कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर उनका हाल जाना है। साथ ही में उन्हें राहत सामग्री भी वितरित की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस अप्रत्याशित बाढ़ के संकट में केंद्र और राज्य सरकार प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी प्रभावित परिवारों को युद्ध स्तर पर राहत सामग्री वितरित की जाए। साथ ही में राहत एवं बचाव कार्य के लिए नाव एवं मोटर बोट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए। इसके अलावा बाढ़ या अन्य आपदा से मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की भी सहायता दी जाए। सीएम योगी ने संत कबीर नगर में घनघटा तहसील क्षेत्र में नदी तटबंध के उस पार रहने वाले लोगों को हर साल बाढ़ आपदा की स्थिति से बचाने के लिए सुरक्षित स्थान पर बसाने की कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाढ़ से पीड़ित लोगों तक राहत सामग्री व अन्य जरूरी सहायता उपलब्ध कराते हुए उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। अब राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बृहस्पतिवार को गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। 2018 में इसका उद्घाटन किया गया था। धनखड़ ने अपनी यात्रा के बाद ट्वीट किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के चरणों में भारत की सेवा करने के लिए धन्य, स्फूर्तिदायक, ऊर्जावान, प्रेरित महसूस कर रहा हूँ। लोह पुरुष और भारत का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल को कोटि कोटि नमन। हिमाचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 से शुरू की गई देश की चौथी बड़ी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन में सफर करने के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। बुकिंग सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलेगी और वंदे भारत ट्रेन में दिल्ली से ऊना और ऊना से दिल्ली जाने का किराया अलग अलग तय किया गया है। इसके प्रत्येक डिब्बे में 32 की स्क्रीन लगी है जो यात्री सूचना के इंफोटेनमेंट प्रदान करता है। दिव्यांगजनों की सुविधा के लिए इस रेलगाड़ी में ब्रेल अक्षरों में सीट संख्या के साथ सीट हैंडल सहित कई दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं भी प्रदान की गई है। रेलगाड़ी की सभी श्रेणियों में रिक्लाइनिंग सीटें भी है, जबकि एग्जीक्यूटिव डिब्बों में 180 डिग्री तक घूम सकने वाली सीटों की भी सुविधा है। इस ट्रेन में कोच के बाहर 4 प्लेटफॉर्म साइड कैमरे भी लगाए गए हैं,
जिनमें रियर व्यू कैमरे भी शामिल हैं। इस रेलगाड़ी को भारतीय रेलवे की ग्रीन फुटप्रिंट को बढ़ाने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। इसमें पावर कारों की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है और एक उन्नत रिजर्वेटिव ब्रेकिंग सिस्टम लगाकर लगभग 30% बिजली की बचत की गई है। साथ में इस रेलगाड़ी के एयर कंडीशनर 15% अधिक ऊर्जा कुशल है। ट्रेन के इस उन्नत संस्करण में वायु शोधन के लिए रूफ माउंटेड पैकेज यूनिट यानी कि RMPU में एक फोटो कैटलिस्ट पैराबैंगनी वायु शोधन प्रणाली लगाई गई है। इस प्रणाली को ताजी हवा और वापसी हवा के माध्यम से आने वाले कीटाणुओं, बैक्टीरिया, वायरस आदि से मुक्त रखने के लिए RMPU के दोनों शीरों पर फोटोकैलेटिक अल्ट्रावाइट एयर परफ्यूकेशन सिस्टम स्थापित किया गया है। ट्रैक्शन मोटर की धूल सहित स्वच्छ वायु यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाएगी। पंजाब के वित्त व आबकारी मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पंजाब भवन में प्रेस वार्ता की। उन्होंने जानकारी दी है कि नई आबकारी नीति से पंजाब सरकार ने 3 माह में 1170 करोड़ रुपए की कमाई की है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने यह भी कहा कि प्रदेश में शराब माफियाओं की कमर तोड़ गई है। अब तक आप सरकार ने आबकारी नीति से कुल 4280 करोड़ रुपए की आय प्राप्त की, मगर भाजपा ईडी और CBI के दबाव से पंजाब की आबकारी नीति को खत्म करना चाहती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 14 सितंबर को पंजाब के अपने समकक्ष भगवंत मान के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर बैठक करेंगे। यह बैठक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आयोजित की जा रही है। बैठक में केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि नहीं शामिल होगा, मगर इससे पहले वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बड़ा बयान दे दिया है। चीमा ने कहा कि किसानों के हित में की गई रक्षा के लिए सरकार वचनबद्ध है। पंजाब से पानी का एक खतरा भी नहीं जाने देंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री की बैठक हुई थी। इस बैठक में मामले के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया था। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद रहे। बैठक से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्पष्ट किया कि SYL पर हरियाणा वासियों का हक है और उन्हें पूरी आशा है कि उन्हें यह हक अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लिए SYL का पानी अत्यंत आवश्यक है। इस मामले में एक टाइमलाइन तय होना जरूरी है ताकि प्रदेश के किसानों को पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। उन्होंने उम्मीद जताई है कि शुक्रवार को होने वाली इस अहम बैठक से कोई हल जरूर निकलेगा। सीएम ने कहा कि सबको मालूम है कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 फैसलों के बावजूद पंजाब ने SYL का निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को लागू करने के बजाय पंजाब ने वर्ष 2004 में समझौते निरस्तीकरण अधिनियम बनाकर क्रियान्वयन में रोड़ा अटकाने का प्रयास किया। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा एक भारतीय छात्र नस्लीय हिंसा का शिकार हो गया है। इस हमले में उस पर चाकू से वार किया गया है। हमलावर ने छात्र पर चाकू से करीब 11 वार किया है, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। 28 वर्षीय शुभम गर्ग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD का छात्र है। फिलहाल वह अस्पताल में है और उसकी हालत गंभीर है। आगरा के रहने वाले उसके माता पिता ने इस नस्लीय हमला करार देते हुए कहा कि वे पिछले 7 दिनों से ऑस्ट्रेलिया के लिए वीजा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक इसे हासिल नहीं कर पाए हैं। टीआईओ के अनुसार शुभम ने IIT मद्रास से अपनी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री पूरी की और 1 सितंबर को ऑस्ट्रेलिया चले गए। परिजनों के अनुसार शुभम के चेहरे, छाती और पेट पर कई घाव हैं। वहीं एक 27 वर्षीय संदिग्ध अपराध के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया है और उस पर हत्या का प्रयास का आरोप लगाया गया है। शुभम के पिता रामनिवास गर्ग ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में शुभम के दोस्त ने पुष्टि की न तो वे और न ही शुभम हमलावर को जानते थे। यह एक नस्लीय हमला प्रतीत होता है। हम भारत सरकार से मदद करने का अनुरोध करते हैं। आगरा के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने कहा कि शुभम के भाई का वीजा आवेदन प्रक्रिया में है। हम विदेश मंत्रालय के साथ समन्वय कर रहे हैं। मैंने सिडनी में दूतावास के अधिकारियों से भी बात की है। वीजा जल्द ही उपलब्ध कराया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुभम 6 अक्टूबर को करीब 10 बजे के आसपास ATM से मकान का किराया देने के लिए $800 निकालकर कमरे पर जा रहा था।
तभी उस पर चाकू से हमला किया गया। उसके जबड़े, पेट समेत शरीर के कई हिस्सों में 11 वार किए गए हैं। इस हमले के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकिस्तान में भले ही सत्ता बदल गई हो, लेकिन वैश्विक पटल पर उसका किरदार वैसा ही है। पहले भी पाकिस्तान को कई बार सार्वजनिक मंचों पर विरोध का सामना करना पड़ा है। यह सिलसिला बदस्तूर जारी है। खबर है कि अब अमेरिका में पाकिस्तान वित्त मंत्री को भारी विरोध का सामना करना पड़ा है। लोगों ने उनके सामने चोर चोर के नारे लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सालाना बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका पहुंचे थे। इस दौरान लोगों ने खुलेआम उन्हें चोर व झूठा कहा। इस घटना का वीडियो भी सामने आ रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तानी मंत्री को एक शख्स कह रहा है कि तुम झूठे हो, चोर हो। इसके बाद उसके साथ चल रहा एक अधिकारी गुस्से में लाल हो जाता है। वह लोगों को जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है और गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो, चिल्लाओ मत। इस दौरान दोनों में तीखी बहस भी हो जाती है। इससे पहले पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब को भी ऐसे ही विरोध का सामना करना पड़ा था। बात सितंबर महीने की है। बता दें कि पिछले महीने मरियम औरंगजेब लंदन की यात्रा पर गई थी। इस दौरान इमरान समर्थकों ने मरियम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि जनता का पैसा लूटकर तुम लंदन में मौज कर रहे हो। दिल्ली सरकार ने छठ पर्व को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। इस बार 11 घाटों पर छठव्रती पूजा कर सकेंगे। इसके लिए केजरीवाल सरकार 25 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस बार छठ पूजा बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी चल रही है। कोरोना की वजह से बीते 2 साल से सार्वजनिक रूप से छठ पूजा नहीं मना पा रहा था। हम सभी मिलकर इस बार छठी मैया से आशीर्वाद मांगेंगे और सूर्य भगवान की पूजा करेंगे। केजरीवाल ने बताया कि पिछले दिल्ली में छठ पूजा बहुत छोटे स्तर पर मनाई जाती थी। 2014 में कई जगहों पर दिल्ली सरकार छठ पूजा मनाती थी। उस समय 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। दिल्ली के सीएम ने कहा कि छठ पूजा को लेकर सुरक्षा पुख्ता करने के लिए दिल्ली पुलिस पूरा सहयोग करेगी। इसको लेकर जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस साल के तहत टेंट और साउंड सिस्टम भी लगाए जाएंगे। साथ ही एलईडी स्क्रीन का इंतजाम भी किया जाएगा। केजरीवाल ने बताया कि वैसे तो दिल्ली में 24 घंटे बिजली है, लेकिन अगर कहीं बिजली कट जाती है तो पावर बैकअप का इंतजाम भी किया गया है। केजरीवाल ने बताया कि छठ घाट आने वाले लोगों के लिए पीने के पानी का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही टॉयलेट का भी व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस और फर्स्ट एड का भी इंतजाम किया गया है, ताकि अगर कोई बीमार हो जाए उसको संभाला जा सके। वहीं सीएम ने कहा कि कोरोना अब कम हो गया है, लेकिन सावधानी जरूरी है। मास्क का फाइन भी हटा दिया गया है, लेकिन अब भी लापरवाही नहीं बरतनी है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि भाजपा पाटीदारों से नफरत करती है। इस वजह से उन्हें गुजरात से बाहर बुलाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। भाजपा सरकार ने पाटीदार युवाओं पर गोलियां चलवाकर 14 की हत्या और हजारों युवकों को जेल में बंद कर दिया था। गुजरात चुनाव में पाटीदार समाज भाजपा के खिलाफ और आपके समर्थन में खड़ा हो चुका है। इस कारण उन्हें फर्जी मामलों में फंसाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने आरोप लगाया कि भाजपा पाटीदारों से नफरत करती है। इसी वजह है कि उन्हें गुजरात के बाहर बुलाकर प्रताड़ित किया जाता है। भाजपा सरकार ने पाटीदार युवाओं पर गोलियां चलवाकर 14 की हत्या और हजारों युवकों को जेल में बंद करवा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने उनको थाने में लेकर जाकर कहा कि क्यों इतने ताकतवर लोगों से लड़ रहे हैं, ये सारी चीजें छोड़ दो। वह पाटीदार समाज के लिए बेईमानों से लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनको गोली मार दे या फिर फांसी पर चढ़ा दे, वह डरने वाले नहीं। देश में अलोकतांत्रिक काम हो रहा है, जिसे रोकने की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका नाम गोपाल है और वह कंस के औलाद से डरने वाले नहीं है। वह सरदार पटेल के वंशज है। बिहार में लगातार सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की ओर से भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पटना में एक बार फिर से इनकम टैक्स ने बिहार के चर्चित बिल्डर और कारोबारी कपूर सिंह के घर पर छापा मारा है। एक साथ कई ठिकानों पर यह छापेमारी हो रही है। कपूर सिंह बिहार के सत्ताधारी दल के नेताओं के बेहद करीबी बताए जाते हैं।
कबूसी का राजनीतिक बैकग्राउंड भी है। गुजरात चुनाव को लेके बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में 10 सितंबर को हो सकते हैं चुनाव। सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि वोटिंग 10 सितंबर 2022 को हो सकती है। 14 जनवरी को आ सकती है रिजल्ट। 1 जनवरी 2023 को बन सकती है नई सरकार। गुजरात चुनाव को लेके एक बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेके एक बड़ी खबर सामने आ रही है। नई सरकार का पहला सत्र 22 जनवरी को हो सकता है। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्रों के माध्यम से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेके बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में 10 सितंबर को हो सकते हैं चुनाव। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्रों के माध्यम से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने कल हिमाचल प्रदेश की तारीख बता दी है और उसके बाद गुजरात में कब चुनाव होंगे इसकी अटकलें तेज हो चुकी। महत्वपूर्ण है कि हिमाचल विधानसभा और गुजरात विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति के बीच 40 दिनों का अंतर हो, यानी कि दोनों चुनाव के बीच जगह रखने की और तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय भी चुनाव आयोग को चाहिए। और इसीलिए ये एक सूत्रों द्वारा जानकारी मिल रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। 14 जनवरी को आ सकता है रिजल्ट। 1 जनवरी 2023 को बन सकती है नई सरकार। नई सरकार का पहला सत्र 22 जनवरी को हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्र के द्वारा ये जानकारी मिल चुकी है। गुजरात चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में 10 सितंबर को हो सकते हैं चुनाव। गुजरात चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में 10 सितंबर को हो सकते हैं चुनाव। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्रों के माध्यम से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नई सरकार का पहला सत्र 22 जनवरी को हो सकता है। 1 जनवरी 2023 को बन सकती है नई सरकार। 14 जनवरी को आ सकता है रिजल्ट। वोटिंग 10 सितंबर 2022 को हो सकता है। गुजरात चुनाव को लेके बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नई सरकार का पहला सत्र 22 जनवरी को हो सकता है। सूत्र के मुताबिक ये समाचार मिल रहे हैं। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है गुजरात चुनाव को लेके। गुजरात में 10 सितंबर को हो सकते हैं चुनाव। वोटिंग 10 दिसंबर को 2022 को हो सकती है। 14 जनवरी को आ सकता है रिजल्ट। 1 जनवरी 2023 को बन सकती है नई सरकार। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्रों के माध्यमों से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में 10 दिसंबर को हो सकते हैं चुनाव। 1 जनवरी 2023 को नई सरकार बन सकती है। नई सरकार का पहला सत्र 22 जनवरी को हो सकता है। गुजरात से दिल्ली पहुंचे सूत्रों के माध्यम से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात चुनाव को लेके बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। गुजरात में 10 दिसंबर को हो सकते हैं चुनाव। दर्शकों को हम बता दें कि कल ही हिमाचल प्रदेश की तारीख जारी की गई थी। इस बीच गुजरात चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। पंजाब के अमृतसर के पास
अजनाला में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा। अजनाला में भारत पाकिस्तान की सरहद लगती है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया। सैन्य उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं, हथियारों उपकरणों का निर्माण और रक्षा उत्पादन विश्व स्तरीय और विश्वसनीय। उत्तर कोरिया ने लगातार मिसाइल परीक्षण करके कोरियाई प्रायद्वीप पर तनाव बढ़ा दिया। एक बार फिर उत्तर कोरिया ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2.70 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करने और विदेशी अंशदान कानून का उल्लंघन करने के आरोप में प्रवर्तमान निर्देशालय ईडी ने पत्रकार राणा आयुब के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप दाखिल किया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाना भाजपा अपना सबसे बड़ा काम मानती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के मुद्दे के लिए जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहराया था। वहीं अब इनका जवाब देते हुए कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भाजपा पर निशाना साधा। चुनावी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई होगी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म के तहत अदालत में याचिका दायर की। इसमें इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर तत्काल प्रभाव से रोक की मांग की थी। जब तत्कालीन सीजीआई एसए बोबड़े को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि यह बॉन्ड का गलत उपयोग है। उनका उपयोग शेल कंपनियां काले धन को सफेद बनाने में कर रही है। बॉन्ड कौन खरीद रहा है उसकी जानकारी सिर्फ सरकार को होती है। चुनाव आयोग तक इससे जुड़ी कोई जानकारी नहीं ले सकता। ये राजनीतिक दल को रिश्वत लेने का और देने का एक तरीका है। इस योजना को 2017 में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू की गई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टियों को निर्देश दिए थे कि वे 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी कार्यकारी जानकारी चुनाव आयोग को दे। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने मोबाइल लूटकर देश के बाहर बेचने वाले व्यापारियों को पकड़ा है। इन मामले में पकड़े गए व्यापारी रोज नए खुलासे कर रहे हैं। इन व्यापारियों ने अब मोबाइल चोरी में शामिल पारदी गैंग का नाम दिया है। इसके बाद अधिकारियों ने आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें बनाई है और पकड़ने के बाद जेल रोड में कई व्यापारिक भूमिगत हो चुके हैं। पंजाब के अमृतसर के पास अजनाला में बीएसएफ के जवानों ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को पकड़ा। अजनाला में भारत पाकिस्तान की सरहद लगती है। मिली जानकारी के मुताबिक बीएसएफ के जवानों ने रामदास की बीओपी शाहपुर में एक रात भारत में ड्रोन घुसने की आवाज़ सुन गई। ड्रोन की आवाज़ सुनकर जवानों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। ड्रोन जमीन पर गिर गया था। फिलहाल बीएसएफ के जवानों ने इस ड्रोन को अपने कब्जे में ले लिया है और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया है। कहा जा रहा है कि गिराए गए ड्रोन में नशे की खेप या हथियार भी हो सकते हैं। कब्जे में लिया गया ड्रोन चाइना मेड है और ये अपने साथ 10 किलोग्राम का भार उठाकर उड़ सकता है। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल सर्च ऑपरेशन में किसी भी तरह की खेप बरामद नहीं हुई। इराक की राजधानी बगदाद और उनके आसपास के ग्रीन जोन में रॉकेट से हमला कर दिया था और जानकारी के मुताबिक इन इलाकों में 9 रॉकेट दागे गए, जिससे सुरक्षा बल के कई जवान और आम नागरिक घायल हो चुके हैं। जानकारी के मुताबिक बगदाद के ग्रीन जोन में इराक की संसद के पास एक रॉकेट हमले की सूचना मिली। ग्रीन जोन में कई सरकारी भवन और विदेशी मिशन है। इराकी सेना के अनुसार ग्रीन जोन पर बमबारी की गई थी और फिलहाल इराकी सेना ने अपने में घायल हुए लोगों की संख्या का सटीक ब्यौरा नहीं दिया।
जानकारी के मुताबिक रॉकेट हमला उसी समय हुआ जब इराक की संसद नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक सत्र शुरू करने वाली थी। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सत्र को रोकने के लिए यह हमला किया गया है। यह पहली बार नहीं है कि संसद भवन का रॉकेट को हमले को निशान बनाया गया। सितंबर में भी ग्रीन जाने में दागे में गए रॉकेट महीने से भी 3 रॉकेट को ग्रीन जोन को उपयोग बनाया था, क्योंकि उस समय भी संसद का सत्र बुलाया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भर नहीं रह सकता और उसे रहना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य की किसी भी सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहने के वास्ते रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने को प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री दुनिया भर में भारतीय मिशनों में तैनात रक्षा अताशे की एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग अलग रहना नहीं है, बल्कि आधुनिक सेना के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता का सुनिश्चित करना है। राजनाथ ने कहा कि भारत विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले और सस्ते हथियारों, उपकरणों व प्लेटफॉर्म का निर्माण कर रहा है, जिन्हें दुनिया भर में मान्यता मिली है। हमारे रक्षा उत्पादन गुणवत्ता के दृष्टिकोण से न सिर्फ विश्व स्तरीय और विश्वसनीय है, बल्कि अपेक्षाकृत सस्ते भी है। रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा अताशे भारत और मित्र देशों के बीच रक्षा सहयोग में सेतु का काम कर रहे हैं, लिहाजा वे अपनी तैनाती वाले देशों में भारत के रक्षा उद्योग की क्षमताओं का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। बैठक में सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना के प्रमुख भी हिस्सा ले रहे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि कोविड और अन्य कारणों से इस बार गोवा में पर्यटकों की आवक बेहद कम है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन्हें ब्रिटिश वीजा के मुद्दे को जल्द सुलझाने का आश्वासन दिया। इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की। ट्रैवल एंड टूरिज्म एसोसिएशन ऑफ गोवा ने भी ब्रिटेन के लिए ई वीजा जारी कराने की व्यवस्था करने का आग्रह किया था। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के अध्यक्ष और विधायक विजय सरदेसाई ने दावा किया कि ब्रिटिश वीजा मिलने में दिक्कत जारी रही है और तटीय राज्य को इस सीजन में 500 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाएगा। भारत आने से इच्छुक बहुत से ब्रिटिश नागरिकों को भारत के लिए समय से वीजा नहीं मिलने के कारण अपनी यात्रा स्थगित या रद्द करनी पड़ती है। ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग ने इस मुद्दे को सरकार के समक्ष उठाया। लंदन के इंडिया हाउस में विक्रम दोरई स्वामी ने कहा कि जल्द ही ऑनलाइन वीजा के और स्लॉट खोले जाएंगे। इस महीने के अंत में स्कॉटलैंड में लाक्सो और सेंट्रल लंदन में एक और वीजा केंद्र खोला जाएगा। ऐसा करने के पीछे हर महीने 40,000 वीजा जारी करने का लक्ष्य है। भारतीय वीजा मिलने में देरी से सैकड़ों ब्रिटिश नागरिकों की भारत भ्रमण की योजना मुश्किल में पड़ चुकी है। भारत के गोवा और राजस्थान जैसे राज्यों में सर्दी के मौसम में हर साल ब्रिटिश नागरिक बड़ी तादाद में छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। देश दुनिया की खबरों देखने के लिए जुड़ते रहिए, देखते रहिए राष्ट्र प्रथम को। नमस्कार।